जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने एबीसी कोचिंग यूट्यूब चैनल में। आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई जो है काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। बच्चों, इस वीडियो में क्लास 10th यानी कि 10वीं कक्षा की जो है सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान के मॉडल क्वेश्चन पेपर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैंने पहले ही आप लोग को बता दिया है, ठीक है। और सब्जेक्टिव क्वेश्चन इस वीडियो में देखने वाले हैं। इसका पीडीएफ जो है मैं टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा, वहां से भी आप लोग इसे डाउनलोड कर सकते हैं। इसको आप लोग अच्छे से क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए बच्चों, क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए बच्चों, सबसे पहला जो क्वेश्चन आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न से है, जिसमें कि पहला प्रश्न दिया गया है कि राष्ट्रवाद से आप क्या समझते हैं। तो बच्चों, इसका उत्तर इस प्रकार देना है कि राष्ट्रवाद किसी राष्ट्रीय की सामूहिक पहचान होती है, जो लोगों की एक समूह इतिहास, परंपरा, भाषा, जातीयता और संस्कृति के आधार पर स्वयं को एकत्रित करती है। इस प्रकार से जो है राष्ट्रवाद को जो है परिभाषित करना है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है, कहता है साइमन कमीशन का गठन जो है क्यों किया गया था। यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में रिपीट हुआ है, ठीक है। ये आपका जो क्वेश्चन है ना, ये आपका प्रीवियस ईयर का जो है मॉडल पेपर में दिया गया था। प्रीवियस ईयर की बोर्ड की परीक्षा में यह क्वेश्चन जो है पूछा गया है साइमन कमीशन से रिलेटेड। तो चलिए इसका उत्तर इस प्रकार देना है बच्चों कि सर जॉन साइमन के नेतृत्व में एक वैधानिक आयोग का गठन किया गया। राष्ट्रवादी आंदोलन के जवाब में गठित किए गए इस आयोग को भारत की संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करना था और इसके बारे में सुझाव देने थे। तो इस प्रकार से दोस्तों साइमन कमीशन का गठन जो है किया गया। तो ठीक है, इस प्रकार से उत्तर आपको लिख देना है। चलिए आगे देखिए, अगला जो सवाल दिया गया है कि मानव निर्मित संसाधन के 5 उदाहरण दें। तो देखिए, मानव निर्मित संसाधन के 5 उदाहरण आपको इस प्रकार देना है कि जैसे हो गया उद्योग, मशीन, मकान, बांध, परिवहन के साधन। ये सभी क्या है? मानव निर्मित संसाधन के जो है 5 उदाहरण है, ठीक है। इस प्रकार से जो है आपको लिख देना है। चलिए आगे बढ़े, अगला जो प्रश्न दिया गया कि विविधता क्या है, यानी कि विविधता से आप क्या समझते हैं। देखिए, इससे रिलेटेड मैंने आपको पहले बताया था कि विविधता से जो है सवाल पूछे जाते हैं। तो बच्चों, इसका उत्तर इस प्रकार देना है कि उत्तर इस प्रकार लिखना है कि वन, जीवन और कृषि फसलों में जो इतनी विविधता पाई जाती है उसे जो है जैव विविधता कहते हैं। जो इतनी विविधता जो है वन, जीवन और कृषि के फसलों में पाया जाता है ना, उसी को जो है जैव विविधता कहते हैं, ठीक है। इस प्रकार से आपको उत्तर लिखना है। चलिए आगे बढ़े, अगला प्रश्न देखिए दिया गया है कि सामुदायिक सरकार किसे कहते हैं। ये सवाल आपके लिए वीवीआई है, इंपॉर्टेंट है, इसे रट लें। देखिए, इसका उत्तर इस प्रकार देना है कि सामुदायिक सरकार ऐसी सरकार को कहते हैं जिसका चुनाव एक ही भाषा बोलने वाले लोग करते हैं, जैसे कि बेल्जियम में रहने वाले डच, फ्रेंच और जर्मन बोलने वाले समुदाय। ऐसी सरकार को संस्कृत शिक्षा और भाषा जैसे मामलों पर फैसला लेने का अधिकार होता है। तो इस प्रकार से जो है हम सामुदायिक सरकार को समझते हैं। इस प्रकार की जो है शासक व्यवस्था को जो है सामुदायिक सरकार कहते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों आप लोगों को उत्तर लिख देना है, ठीक है। चलिए अगला जो प्रश्न दिया गया है कि शहरीकरण किसे कहते हैं। तो उत्तर आपको इस प्रकार एकदम सटीक लिखना है कि शहरी क्षेत्र में भौतिक विस्तार को जो है शहरीकरण कहते हैं या शहरीकरण कहलाता है। देखिए, शहरों में जो है यानी कि गांव से निकल कर जो है लोग जो है धीरे धीरे शहर में बसने लगे और धीरे धीरे वहां पर जो है बस कर जो है एक जो है विस्तार रूप ले लेता है, उसी को हम लोग शहरीकरण कहते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको उत्तर लिखना है। चलिए आगे देखिए, अगला प्रश्न दिया गया है कि प्रति व्यक्ति आय क्या होती है। तो बच्चों, उत्तर लिखना है कि जब कुल राष्ट्रीय आय को कुल जनसंख्या से भाग करते हैं तो उस राशि को प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। इस प्रकार से उत्तर आपको लिख देने हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए दिया गया है कि बाजार का क्या अर्थ है। तो देखिए बच्चों, बाजार का क्या अर्थ होता है, यानी मार्केट का क्या अर्थ होता है। तो उत्तर इस प्रकार लिखना है कि बाजार वह जगह है जहां दो या दो से ज्यादा पार्टियां आर्थिक लेन देन के लिए मिलती है। बाजार में सामान, सेवाएं, सूचना, मुद्रा या कोई भी संयोजन शामिल हो सकता है। तो इस प्रकार से दोस्तों हम इसे क्या कहेंगे, बाजार समझेंगे, ठीक है। इसका जो है बाजार हो गया। तो इस प्रकार से उत्तर आपको जो है लिख देना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न जो है आपका लघु उत्तरीय प्रश्न से दिया गया है, जो कि में कि पहला प्रश्न जो है 39वां नंबर दिया गया है कि कृषि अर्थव्यवस्था पर प्रथम विश्व युद्ध के प्रभाव को वर्णन करें। यानी कि कृषि अर्थव्यवस्था पर जो है जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ तो कृषि अर्थव्यवस्था पर जो है विश्व युद्ध का क्या क्या प्रभाव पड़ा है उसको आपको यहाँ पे बताना है। तो बच्चों, इसका उत्तर इस प्रकार देना है कि प्रथम विश्व युद्ध की कृषि अर्थव्यवस्था पर पड़े प्रभाव को देखने के लिए गेहूं उत्पादकों का उदाहरण देखना होगा।
युद्ध पूर्वी यूरोप विश्व बाजार में गेहूं की आपूर्ति करने वाला एक बड़ा केंद्र था। युद्ध काल में आपूर्ति अस्त व्यस्त हो गई, यानी कि अब मतलब जो हो गया, युद्ध काल के दौरान जो है जो आपूर्ति थी वो पूरी तरह से बर्बाद हो गए। तो कनाडा, देखिए यहाँ पे क्या लिया, अस्त व्यस्त हुए। तो कनाडा, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया गेहूं की उपज जो है अचानक जो है बढ़ने लगी। जैसे ही युद्ध खत्म हुआ, पूर्वी यूरोप में गेहूं की उपज जो है सुधरने लगी और विश्व बाजार में गेहूं की उपज सुधरने लगी। यहाँ पे लिखना है भी गेहूं की अति की स्थिति पैदा हो गई, यानी कि उपज सुधारने लगी भी, देखिए सुधरने लगी, ठीक है, यहाँ पे सुधरने लगी और गेहूं की जो अति आवश्यकता थी उसकी स्थिति जो है वो पैदा होगी। अचानक जो है गेहूं का दाम जो है दर जो है गिरने लगा, यानी कि अनाज के जो है दाम गिर गए। ग्रामीणों की आय जो है कम हो गई और किसान गहरे कर्ज में डूब गए। इस प्रकार से दोस्तों आपको यहाँ पे इसका उत्तर लिख देना है। आगे देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है कि मुद्रण इतिहास में गुटेनबर्ग प्रिंटिंग प्रेस की भूमिका की चर्चा कीजिए। तो चलिए इसका उत्तर इस प्रकार देना है, लिखना है कि उत्तर में कि गुटेनबर्ग जो है प्रिंटिंग प्रेस मुद्रण की दुनिया में क्रांति ला दिया था। गुटेनबर्ग ने लकड़ी के ब्लॉक के स्थान पर धातु का इस्तेमाल किया था। जहां पहले छपाई में बहुत ज़्यादा समय लगता था, वही प्रिंटिंग प्रेस में छपाई ज़्यादा हो जाता था। गुटेनबर्ग प्रिंटिंग प्रेस के सहायता से बड़ी मात्रा में मुद्रण हो सकता था। इस प्रकार से आपको जो है लिख देना है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए दिया गया है कि वन संरक्षण के उपायों का वर्णन करें। देखिए ये सवाल आपके लिए इंपॉर्टेंट है बच्चों। वायु प्रदूषण, जल संरक्षण हो गया और वन संरक्षण, ये दो क्वेश्चन जो है ना आपके एग्जाम में पूछता है, तो इसलिए जल संरक्षण और वन संरक्षण दोनों का आप लोगों को याद रखना है। तो इसमें सवाल दिया गया कि वन संरक्षण के उपायों का वर्णन करें। तो बच्चों देखिए उत्तर इस प्रकार लिखना है कि वन एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संपदा है, यह देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अतः वन संरक्षण के लिए निम्नलिखित उपाय इस प्रकार है। तो निम्नलिखित उपाय इस प्रकार है, तो आपको यहाँ पॉइंट बाय पॉइंट जो है कम से कम 3 से 4 पॉइंट आपको लिख देना है। तो पहला पॉइंट आपको देना है कि वनों की अंधाधुंध कटाई पर प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता है। देखिए अभी के समय में वनों की जो है अंधाधुंध जो है कटाई हो रही है। अगर वनों की अंधाधुंध कटाई पर हम रोक लगा दें तो वन संरक्षण हो सकते हैं। तो देखिए अब यहाँ पे क्या है, दूसरा पॉइंट आपको देना है कि ज्यादा से ज्यादा जो है वृक्षारोपण करके जो है हम इसके बचाव को कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट देना है कि लकड़ी के ईंधन का उपयोग जो है कम से कम करके, और चौथा पॉइंट देना है कि अति चराई पर रोक लगाकर जो है वन संरक्षण को हम कम कर सकते हैं, वन को संरक्षित कर सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से आपको है उत्तर लिख देना है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों दिया गया है कि मोटे अनाज से क्या तात्पर्य है। देखिए मोटे अनाज, अब यहाँ पे देखिए मोटे अनाज को बताना है कि मोटे अनाज क्या होते हैं, इससे आप क्या समझते हैं। देखिए उत्तर आपको इस प्रकार लिखना है बच्चों कि मोटे अनाज जो है यानी कि अर्थात मिलेट से अर्थ है कि पहाड़ी, पथरीली या कम उपजाऊ भूमि पर उगाई जाने वाली फसलों से है। इसमें जो है कुछ खाद्यान्न की फसलें हैं और कुछ चारे हैं, जैसे ज्वार, बाजरा, रागी और मक्का मोटे अनाजों के फसलें हैं। इस प्रकार से आपको उत्तर लिख देना है, ठीक है, एकदम सटीक लैंग्वेज में लिखना है, एकदम सटीक भाषा में। चलिए अगला प्रश्न देखिए दिया गया है कि लोकतांत्रिक सरकार में सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है। ये क्वेश्चन आपको मैंने पहले बताया था कि ये क्वेश्चन जो है ना आपके एग्जाम के लिए बीबीआई है, इसको आप लोग अच्छे से याद कर लेना है। चलिए आगे बढ़ते इसके उत्तर की ओर चलते हैं। तो देखिए इसका उत्तर इस प्रकार देना है कि लोकतांत्रिक में जो है सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यकता होती है। तो देखिए यहाँ पे ये लिखना है लोकतांत्रिक सरकार में जो है ना सत्ता की साझेदारी, तो यहाँ पर हो जाएगा सत्ता, ठीक है। यहाँ थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हुआ है बच्चों, तो ये हो जाएगा सत्ता की साझेदारी इसलिए जरूरी है क्योंकि सत्ता का बंटवारा होने से विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच बंटवारा कम हो जाता है। देखिए बंटवारा जो है कम हो जाता है। यहाँ पे लिखना है देखिए क्या टकराव, ठीक है, टकराव कम होने से, ठीक है, यहाँ पे क्या होता है बीच जो है टकराव जो है कम हो जाता है। टकराव कम होने से सामाजिक हिंसा और अस्थिरता कम हो जाती है, ठीक है, यहाँ पे कम हो जाएगी, कम नहीं होगा, कम हो जाती है। सत्ता की साझेदारी, ठीक है, यहाँ पे भी थोड़ा मिस्टेक हुआ है। सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है। लोकतंत्र का अर्थ होता है कि जनता द्वारा शासन, जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि अपने अपने कार्य के प्रति जो है उत्तरदायी होते हैं। जब उनके बीच सत्ता की साझेदारी कर दी जाती है तो भी अपने उत्तरदायित्व का निष्पादन स्वतंत्र रूप से कर सकते हैं। संविधान द्वारा उनके कार्य अधिकार दिए जाते हैं। तो इस प्रकार से आपको जो है उत्तर
लिख देना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, दिया गया है कि जातिवाद के दुष्प्रभाव क्या है। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग एग्जाम से पहले रिवीजन कर लीजिए। ठीक है, देखिए क्या है कि जातिवाद के दुष्प्रभाव को बताना है। तो देखिए उत्तर इस प्रकार देना है कि जातिवाद के दुष्प्रभाव, और इसमें कुछ जो है पॉइंट बाय पॉइंट आपको उत्तर लिखना है। देखिए यहाँ पे उत्तर देना है जातिवाद के दुष्प्रभाव। ठीक है, पहला पॉइंट लिखेंगे कि जातिवाद लोकतंत्र के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है। सामाजिक और समानता जब हावी हो जाती है तो इसके दुष्प्रभाव देखने को मिलती है। ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट आपको लिखना है कि जातिवाद से समाज में उच्च नीच का भेदभाव उत्पन्न होने लगता है, जिसके कारण निम्न जाति उच्च जाति द्वारा उत्पीड़न और शोषण का शिकार हो जाती है। ये हो गया आपका दूसरा। और तीसरा पॉइंट में आपको उत्तर लिखना है कि जातिवाद के कारण जो है समाज विभिन्न वर्गों में विभाजित हो जाता है और भेदभाव की भावना उनमें बढ़ जाती है, जो राष्ट्रीय एकता की मार्ग पर खतरा है। तो इस प्रकार से बच्चों यहाँ पे 3 पॉइंट में आपको उत्तर लिख देना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, दिया गया है कि चुनाव आयोग के प्रमुख कार्यों को स्पष्ट कीजिए। तो चुनाव आयोग का जो कार्य होता है, जो मुख्य कार्य है, उसको यहाँ पे बताना है। तो लिखना है उत्तर में कि चुनाव आयोग के प्रमुख कार्य इस प्रकार है। पहला जो है पॉइंट लिखना है कि देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करवाना, ये जो है चुनाव आयोग का कार्य होता है। दूसरा पॉइंट बताना है कि राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना, ये भी जो होता है, जैसे राजनीतिक दल हो गया, जैसे कोई भी राजनीतिक दल है, ठीक है, जैसे आप आरजेडी हो गया, कांग्रेस हो गया, बीजेपी हो गया, इसकी जो मान्यता होती है, इसकी मान्यता प्रदान कौन करता है? चुनाव आयोग करता है। ठीक है, तो ये हो गया। तीसरा पॉइंट लिखना है कि उम्मीदवारों का नामांकन लेना, उम्मीदवारों का नामांकन कौन लेता है? चुनाव आयोग लेता है। ठीक है, ये तीसरा हो गया। चौथा पॉइंट लिखना है कि उम्मीदवार का नामांकन रद्द करना। अगर मान के चलिए उम्मीदवार, अगर कोई इलेक्शन के समय उम्मीदवार जो है अपना जो है नॉमिनेशन करवाता है, अगर उसकी जो है डॉक्यूमेंट्स में कुछ गड़बड़ी होती है तो चुनाव आयोग जो है उसका नामांकन जो है रद्द कर देती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये लिखना है चौथा पॉइंट में कि उम्मीदवार का जो है नामांकन रद्द करना। और पांचवा पॉइंट आपको लिख देना है कि राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह जो है प्रदान करना, ये चुनाव आयोग का क्या है? कार्य है। अगला जो है छठा पॉइंट लिखना है कि चुनाव के समय आचार संहिता लागू करना, विजयी उम्मीदवारों के नाम की घोषणा करना, चुनाव में आए खर्चों का ब्यौरा देना, ये सभी कार्य क्या है? ये सभी कार्य जो है चुनाव आयोग का होता है। ठीक है, इस प्रकार से 6 पॉइंट में जो है चुनाव आयोग के कार्य को बताना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए दिया गया है 40वां नंबर सवाल कहता है कि इंटरनेट से क्या लाभ हो रहा है। देखिए बच्चों, आप लोगों को मालूम है अभी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो कि मोबाइल से ऑनलाइन की मदद से जो अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। तो क्यों कर रहे हैं, किस प्रकार से कर रहे हैं, उसमें सबसे ज़्यादा स्रोत कहाँ से मिल रहा है? तो वो जो है इंटरनेट के जरिए जो है आप गूगल की मदद से जो है गूगल बाबा की मदद से जो है हम अपनी पढ़ाई को पूर्ण रूप से जो है कर रहे हैं। देखिए अभी ऑफलाइन वाले बच्चे हैं या आप ऑनलाइन वाले बच्चे हैं, तो आप अभी जो पढ़ रहे हैं वो किस तरीके से पढ़ रहे हैं? यूट्यूब देख रहे हैं। यूट्यूब के लिए यूट्यूब जो होता है वो किससे चल रहा है? इंटरनेट से चल रहा है। तो इंटरनेट के द्वारा ही ना सारी जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। तो इसी प्रकार से आपको उत्तर लिखना है इंटरनेट के क्या लाभ हो रहा है। तो उत्तर लिखना है कि इंटरनेट द्वारा जो है आप सभी प्रकार की जानकारियां जिन्हें आप जानना चाहते हैं आप एकदम जो है प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि हमें जो है किसी भी ऐतिहासिक दौर के बारे में जानना है या हमको जानना है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ, हम गूगल में क्या करते हैं? सर्च करते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ, तो उसका आंसर जो है फटाक से जो है बता देता है। तो एकदम से जो है तुरंत जो है हम इंटरनेट की मदद से किसी भी सवालों का जवाब हम प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आपको उत्तर लिख देना है। चलिए अगला प्रश्न जो है आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। ठीक है, जिसमें कि पहला सवाल जो है 47वां नंबर दिया गया है कि जर्मनी एकीकरण की प्रक्रिया का वर्णन करें। तो जर्मनी एकीकरण और इटली एकीकरण, ये दोनों क्वेश्चन आपको एग्जाम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, VBI है, इसको नोट कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पे जर्मनी एकीकरण के बारे में हम जानेंगे। उसके बाद दोस्तों आपको मैं एक सलाह देना चाहूँगा कि आप इटली एकीकरण वाला जो क्वेश्चन है ना उसको भी आप लोग याद कर लीजिए। चलिए इसका देखिए उत्तर क्या लिखना है कि जर्मनी एकीकरण की प्रक्रिया का, तो लिखिए लिखना है कि जर्मनी एकीकरण की प्रक्रिया जो है इस प्रकार है। तो बच्चों यहाँ पे पहला पॉइंट आप देखें, पहला पॉइंट में आपको उत्तर देना है क नंबर में लिखना है कि राष्ट्रवादी भावनाएं मध्यवर्गीय जर्मन लोगों में काफी व्याप्त थी और उन्होंने 1848 में जो है जर्मन उन्होंने 1848 ईस्वी में जो है जर्मन महासंघ के विभिन्न इलाकों
को जोड़कर एक निर्वाचित सांसद द्वारा शासित राष्ट्र राज्य बनाने का प्रयास किया था। दूसरा जो है पॉइंट ख में लिखना है कि लेकिन राष्ट्रीय निर्माण की यह उदारवादी पहल को राजशाही और फौज की ताकत ने मिलकर जो है दबा दिया। जब 1848 है ना, 1848 में जब पूरी तरह से जो है निर्वाचित सांसद का जो है गठन होने लगा, तब क्या हुआ कि निर्माण तो हो रहा था लेकिन उसका जो उदारवादी पहल था उसके लिए जो है ना राजशाही और फौज ने मिलकर जो है इसे जो है पूरी तरह से जो है नास्तोबादित कर दिया, यानी पूरी तरह से जो है इसे मिलकर दबा दिया। चलिए आगे जो है तीसरा पॉइंट जो है आपका ग में लिखना है, कहता है कि तत्पश्चात यानी कि उसके बाद जो है तत्कालीन जो है प्रशा के राष्ट्रीय एकीकरण के लिए प्रशा के प्रमुख मंत्री बिस्मार्क ने आंदोलन का नेतृत्व किया। और चौथा पॉइंट आपको जो है घ पॉइंट में लिखना है कि ऑटो वॉन बिस्मार्क ने इस आंदोलन में प्रशा की सेना और नौकरशाही की मदद ली। ठीक है, और देखिए आपको पांचवा पॉइंट में लिख देना है कि 7 वर्ष के बाद यानी 7 वर्ष के दौरान जो है 7 वर्ष के दौरान ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क और फ्रांस से 3 युद्धों में प्रशा की जीत हुई और एकीकरण की प्रक्रिया जो है पूरी हुई। और देखिए छठा पॉइंट में लिखना है कि जनवरी 1871 में वायसराय में हुए एक समारोह में प्रशा के राजा विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया। इस प्रकार से जो है आपको 6 पॉइंट में जर्मनी एकीकरण का उत्तर लिख देना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिया गया 48वां नंबर, लिखा है कि 1920, ठीक है 1920 महात्मा गांधी द्वारा शुरू किए गए असहयोग आंदोलन के महत्व और प्रभाव का विश्लेषण करें। देखिए क्या है कि महात्मा गांधी के द्वारा 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन जो किया गया है उसके महत्व को बताना है, साथ ही उसका जो प्रभाव हुआ, ठीक है उसके जो प्रभाव पड़े उसका भी विश्लेषण करना है, बताना है। चलिए उत्तर इस प्रकार लिखना है बच्चों कि महात्मा गांधी द्वारा शुरू किए गए असहयोग आंदोलन का महत्व और प्रभाव जो है इस प्रकार रहा। तो पहला पॉइंट आपको लिखना है कि इस आंदोलन ने ब्रिटेन सरकार को हिलाकर रख दिया। ये जो असहयोग आंदोलन जो महात्मा गांधी के द्वारा जो चलाया गया इससे ब्रिटेन सरकार जो है पूरी तरह से डगमगा गया, ब्रिटेन सरकार को ही हिलाकर रख दिया। ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट आपको लिखना है कि इस आंदोलन ने लोगों को उनके राजनीतिक अधिकारों के प्रति जागरूक किया। पहले क्या थे कि राजनीतिक अधिकार क्या है, इसके क्या क्या लाभ है, इसके बारे में लोग जो है जागरूक नहीं थे। लेकिन जब असहयोग आंदोलन हुआ महात्मा गांधी के द्वारा तब ब्रिटेन की सरकार जो जब हिलने लगी, डगमगाने लगी और जब लोग एक दूसरे के साथ जो है जुड़ने लगे तो यहाँ पे लोगों की जो है अंदर जो है जागरूकता पैदा हुई, वे जो है राजनीतिक अधिकारों को जो है जानने लगे। ठीक है, इस प्रकार से दूसरा पॉइंट में लिखना है। और तीसरा पॉइंट में आपको उत्तर देना है बच्चों कि इस आंदोलन से जो है विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार से मिल मालिकों, ठीक है यहाँ पे हो जाएगा मिल मालिकों को भी लाभ हुआ। देखिए जब विदेशी वस्तुओं का जो है बहिष्कार होने लगा तो जो देसी वस्तुओं का जो उत्पादन था वो वृद्धि हुई और मिल के मालिकों को भी बहुत ज्यादा लाभ हुआ। ठीक है, ये हो गया तीसरा पॉइंट। आपको चौथा अगला पॉइंट में लिखना है कि इस आंदोलन से देश में एकता जो है मजबूत हुई। इस आंदोलन से क्या हुआ, देश की जो है एकता को जो है एक मजबूती मिली। और अगला लिखना है कि इस आंदोलन से कई भारतीय स्कूल और कॉलेज जो है बने। देखिए असहयोग आंदोलन जब हुआ था तो भारत में जो है कई नए स्कूल और कॉलेजों का निर्माण किया गया। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट में आपको लिखना है कि इस आंदोलन से भारतीय सामानों को प्रोत्साहन मिला, भारतीय सामानों को जो है प्रोत्साहन मिला। अगला पॉइंट लिखना है कि इस आंदोलन से खादी का विकास हुआ और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा हुए। और अगला जो है लास्टवा पॉइंट में लिखना है कि इस आंदोलन से हिंदू मुस्लिम एकता का मजबूत हुआ। देखिए हिंदू मुस्लिम एकता मजबूत हुए। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों असहयोग आंदोलन का जो है आपको जो है आंसर लिख देना है, असहयोग आंदोलन का महत्व और प्रभाव को बता देने हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए तो बच्चों दिया गया है कि बहुउद्देशीय परियोजनाओं की भूमिका को देश के विकास के संदर्भ में दामोदर वैली कॉर्पोरेशन का उदाहरण लेकर इसके विभिन्न घटकों और लाभों का वर्णन करें। तो चलिए इसका उत्तर इस प्रकार से लिखना है बच्चों कि बहुउद्देशीय परियोजना देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह परियोजनाएं एक साथ कई उद्देश्यों को पूरा करती है, जैसे कि सिंचाई, जल विद्युत उत्पादन बढ़कर, देखिए यह बाढ़ हो जाएगा, बाढ़ पर जो है नियंत्रण,
आदि जहां पर बांध बनाया जाता है वहां पर पर्यटन को भी बढ़ावा मिलता है, जिससे वहां पर रहने वाले लोगों को रोजगार मिलता है। ठीक है, देखिए चलिए आगे आपका यहाँ पे उदाहरण सहित बताना था डीवीसी के बारे में, यानी दामोदर वैली कॉर्पोरेशन के बारे में। तो देखिए दामोदर वैली कॉर्पोरेशन यानी कि डीवीसी एक ऐसी बहुउद्देशीय परियोजना है जो भारत के झारखंड और पश्चिम बंगाल राज्यों में स्थित है। इसका मुख्य उद्देश्य दामोदर नदी पर बांध बनाकर सिंचाई, जल विद्युत उत्पादन और बाढ़ नियंत्रण करना है। दामोदर वैली कॉर्पोरेशन का मुख्य घटक जो है वो इस प्रकार है। देखिए दामोदर वैली कॉर्पोरेशन का मुख्य घटक कौन कौन से हैं, तो आपको पहला लिख देना है कि बांध और जलाशय। ठीक है, बांध और जलाशय जो है यह डीवीसी का एक मुख्य उद्देश्य है। तो आगे लिखना है, इसमें थोड़ा परिभाषित कर देना है कि डीवीसी में कई बांध, ठीक है यहाँ पे बंद नहीं हो जाएगा, कई बांध और जलाशय है जिनमें टिलया, कोनार और मैथन बांध प्रमुख है। दूसरा पॉइंट में लिख देना है कि जल विद्युत संयंत्र। ठीक है, जल विद्युत संयंत्र लिखना है, डीवीसी में कई जल विद्युत संयंत्र है जो जलाशयों में संग्रहित जल का उपयोग करके विद्युत उत्पादन करते हैं। ये दूसरा हो गया। और तीसरा में लिख देना है कि सिंचाई प्रणाली। देखिए डीवीसी, जब डीवीसी बनाया जाता है, जब डैम बनाया जाता है, डैम यानी बांध बनाया जाता है, जलाशय का संग्रहालय बनाया जाता है, तो यहाँ जो है लंबे समय तक अगर बारिश नहीं होता है तो क्या होता है कि बांध में जो पानी जो है संग्रहित किया जाता है उससे जो है सिंचाई कर सकते हैं। ठीक है, तो उसी प्रकार से परिभाषित कर देना है सिंचाई प्रणाली में कि डीवीसी के बांध और जलाशय बाढ़ को नियंत्रित करने में मदद करते हैं, साथ ही सिंचाई के लिए जो उपयोगी होता है। इस प्रकार से आगे लिख देना। और अगला पॉइंट में लिख देना है बच्चों की बाढ़ नियंत्रण। देखिए डीवीसी बाढ़ और जलाशय बांध को नियंत्रित करने में मदद करते हैं। तो ऑप्शन जो है यहाँ 4, ठीक है, ये 4 को पॉइंट में लिख देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न दिया गया बच्चों की संघीय सरकार की मुख्य विशेषताएं क्या है, तो देखिए ये सवाल आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों, और एग्जाम से के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, इसको आप लोग जो है याद कर लीजिएगा। देखिए संघीय सरकार की जो है मुख्य विशेषताएं क्या क्या है ये आपको बताना है। तो बच्चों ये लिखना है, उत्तर लिखना है कि संघीय सरकार की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार है या ये है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या है, पहला लिखेंगे यहाँ पे कि संघीय सरकार में सरकार के 2 या 2 से ज्यादा स्तर होते हैं। दूसरा पॉइंट लिखना है कि संविधान के जरिए सरकार के अलग अलग जो है स्तरों में सत्ता का बंटवारा होता है। ठीक है, और तीसरा पॉइंट लिखना है कि संविधान के मौलिक प्रावधानों के लिए जो है, देखिए संविधान के मौलिक प्रावधानों में बदलाव के लिए सरकार ने दोनों स्तरों की सहमति जरूरी होती है। और चौथा लिखना है कि संविधान और सरकार के अलग अलग स्तरों की शक्तियों की व्याख्या करने में न्यायालय अहम भूमिका निभाता है। यानी कि सरकार और संविधान में जो अलग अलग स्तरों की जो शक्तियां होती है, जो पावर होता है, उसका व्याख्या करने के लिए जो न्यायालय होते हैं, ठीक है, उसकी जो अहम भूमिका होती है, वो अहम भूमिका निभाती है। तो ये चौथा पॉइंट हो गया। और आपको जो है संघीय सरकार की जो है 5वां पॉइंट लिखना है कि संघीय सरकार में हर स्तर के राजस्व के स्रोतों लिखना है। देखिए फिर से पढ़ देता हूं कि संघीय सरकार में सरकार के हर स्तर के राजस्व के स्रोतों को स्पष्ट उल्लेख होता है। ठीक है, जो राजस्व के जो है ना स्रोत होते हैं उसका जो है स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाता है। ये 5वां पॉइंट हो गया। और छठा पॉइंट आपको लिख देना है कि संघीय सरकार का मकसद देश की एकता को बनाए रखना और बढ़ाना होता है, साथ ही क्षेत्रीय विविधता को भी समायोजित करना होता है। ये छठा पॉइंट हो गया। और 7वां पॉइंट लिखना है कि संघीय सरकार में सत्ता का विकेंद्रीकरण होता है। 8वां पॉइंट लिखना है कि संघीय सरकार में लिखित और कठोर संविधान होता है। और 9वां पॉइंट आपको लिख देना है बच्चों कि संघीय सरकार में क्या होता है कि स्वतंत्र उच्चतम न्यायालय होता है। और 10वां पॉइंट लिख देना है कि भारतीय संविधान में संघवाद की गारंटी दी जाती है। इस प्रकार से जो है संघीय सरकार की जो है मुख्य विशेषताओं को आपको लिख देना है, विश्लेषण कर देना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो अगला प्रश्न दिया गया है 51 नंबर, कहता है कि लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की भूमिका एवं कार्यों की चर्चा कीजिए। तो देखिए आपको जो है लोकतंत्र की राजनीतिक दल है, ठीक है, राजनीतिक दलों की जो भूमिका होती है उसके बारे में आपको लिखना है और साथ ही कार्य भी आपको बताते जाने हैं। चलिए इसका आंसर इस प्रकार देना है कि लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की भूमिका एवं कार्य जो है निम्नलिखित है। तो चलिए पॉइंट बाय पॉइंट इसका आंसर लिखेंगे। पहला जो होता है
कार्य क्या होता है चुनाव का। पहला क्या होता है चुनाव। तो लिखना है कि राजनीतिक दल का मुख्य कार्य होता है देश में सरकार का गठन के लिए होने वाले राजनीतिक चुनाव में भाग लेना। राजनीतिक दल चुनाव लड़ते हैं। अधिकांश लोकतांत्रिक देशों में चुनाव राजनीतिक दलों द्वारा खड़े किए गए उम्मीदवारों के बीच लड़ा जाता है। राजनीतिक दल उम्मीदवारों का चुनाव कई तरीकों से करते हैं। ये पहला पॉइंट हो गया। और दूसरा पॉइंट में लिख देना है कि नीतियों की घोषणा। तो देखिए घरेलू तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश के सामने कुछ सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक मसले होते हैं। राजनीतिक पार्टियां अलग अलग नीतियों और विचारों को मतदाताओं के सामने रखती है तथा विभिन्न मसलों के समाधान के उपाय भी सुझाती है। साथ ही मतदाताओं को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए अपनी नीति या उद्देश्यों की घोषणा करते हैं। यह हो गया दूसरा। और तीसरा आपका जो है मुख्य कार्य होता है जनमत निर्माण। तो इसमें लिखना है कि राजनीतिक पार्टियां लोगों के हितों के मामलों को देश के सामने रखती है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रेस, टेलीविजन तथा नुक्कड़ सभाएं जैसे जनसंचार के सभी माध्यमों का प्रयोग करती है। इस प्रकार राजनीतिक पार्टियां अपने समर्थन के लिए लोगों को शिक्षित तथा प्रभावित करती है। राजनीतिक पार्टियां जनमत निर्माण महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है, ये हो गया। और आपका जो है चौथा कार्य हो जाएगा सरकार बनाना तथा चलाना। देखिए सरकार जब बन जाती है उसको किस प्रकार से चलाना होता है, ये भी एक महत्वपूर्ण कार्य है। तो देखिए इसमें लिखना है कि सरकार बनाना राजनीतिक पार्टी का प्रमुख कार्य तथा उद्देश्य है। संसदीय व्यवस्था में सत्ता में दल का नेता प्रधानमंत्री बनता है तथा वह अपनी कैबिनेट में अन्य मंत्रियों को नियुक्त करता है। ये हो गया सरकार बनाना तथा चलाना। और अगला जो है आपको लिखना है सरकार बनाना। तो इसमें लिखना है सरकार बनाना भी एक क्या है राजनीतिक दलों की एक प्रमुख कार्य है। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखना है कानून का निर्माण करना। ठीक है, जब नियम बनाएगा, नियम कानून तैयार करेगा, तो लिखना है उत्तर बच्चों के राजनीतिक दल कानून निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आगे आपका पॉइंट लिख देना है कि राजनीतिक दल सरकार और जनता के बीच कड़ी का काम करता है। एक जो है कड़ी का काम करता है राजनीतिक दल सरकार और जनता के बीच। ठीक है, और अगला और लास्टवा जो है सवाल जो है पॉइंट में आपको लिख देना है कार्य लिखना है जनता को शिक्षित करना। यह एक राजनीतिक दल का एक प्रमुख कार्य है। तो इसमें लिख देना है कि राजनीतिक मामलों में जनता को शिक्षित करने का काम राजनीतिक दल को है। वह अपने कार्यक्रमों, नीति और दृष्टिकोण जनता के सामने रखते हैं जिससे जनता को राजनीतिक शिक्षा मिलती है। तो इस प्रकार से जो है राजनीतिक दलों के कार्य को आपको लिख देने हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए 52वां नंबर का प्रश्न दिया गया है। कहता है भारत में पाई जाने वाले विभिन्न प्रकार की सड़कों को विस्तृत वर्णन करें। देखिए भारत में जो पाई जाने वाली जितने भी सड़क है, जितने भी प्रकार के सड़क होते हैं उनका जो है विस्तृत विवरण बताना है। तो बच्चों उत्तर इस प्रकार लिखना है कि सड़कों को राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग, PWD सड़क, ग्रामीण सड़क, शहरी सड़क और परियोजना सड़क के रूप से वर्गीकृत किया गया है। सतह के प्रकारों को जलबद्ध यानी कि मैकडम, ठीक है, मैकडम, ब्लैक टॉप और सीमेंट कंक्रीट के रूप में वर्गीकृत किया जाता है या किया गया है। अगला आगे लिखना है पैराग्राफ चेंज करते हुए कि जो सड़क गैर शहरी क्षेत्रों में स्थित है वह देश भर के शहरों और कस्बों में जोड़ती है या शहरों या कस्बों को जोड़ती है। ग्रामीण सड़कों या गैर शहरी सड़कों को कहा जाता है, ये किसको कहा जाता है, वह देश भर में जो है शहरों और कस्बों को जोड़ती है। इस वर्गीकरण को सड़कों के ICRC वर्गीकरण के रूप में भी जाना जाता है। आगे आपको लिख देना है कि भारत में गैर शहरी सड़कों को 5 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। देखिए भारत में जो गैर शहरी सड़कें हैं उसको कितने श्रेणी में बांटा गया है, 5 श्रेणी में। ठीक है, आगे देखिए आपको लिख देना है कि भारतीय सड़क को ग्रामीण यानी कि गैर शहरी और शहरी सड़कें के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। उन्हें आगे राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग, एक्सप्रेस वे, ग्राम सड़क आदि के रूप में वर्गीकृत
किया जाता है। तो इस प्रकार से दोस्तों आपको उत्तर लिख देना है। तो बच्चों इस वीडियो में जो है ना क्लास 10th का आपका जो एसएसटी यानी सोशल साइंस का जो है जितने भी आपका सब्जेक्टिव, ठीक है, जितने भी आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन था मैंने आपको करवा दिया है। तो इस वीडियो में बताया गया हर एक क्वेश्चन को आप अच्छे से समझें और इसका पीडीएफ अगर पाना चाहते हैं तो टेलीग्राम पर जुड़ जाइए। टेलीग्राम पर इसे जो है मैं प्रोवाइड करा दूंगा। और बच्चों आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑन पर जरूर सेलेक्ट कर लें। चलिए बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।